आपको कैसे गारंटी है? आपने पैसे दिए क्या सेनेटर को चिट्ठी लिखने के लिए? बताइए, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? ये फजूल की बातें मत किया करो चीमा साहब, आप प्रोफेसर आदमी हैं यार, आपने बच्चों का, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में, तो थोड़ा जिम्मेवारी से बात कर लिया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट यू, ना मैं आपके मुल्क के खिलाफ, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ना आपके इदारे के खिलाफ, ना आपके वजीर आजम के खिलाफ मैं बात कहना चाहता हूं, पर यार मुर्गियां लो, मुर्गियों से अंडे होंगे, अंडे से फिर मुर्गियां होंगी, फिर उससे, यार ये इकोनॉमी ऐसे चलाएंगे क्या? चूरन बेचा एस्टैब्लिशमेंट, तुसी फौज नु खुआता, मोटा हो गई, दे ऑलवेज टारगेट दी आर्मी, वो करते हैं टारगेट आर्मी को, इनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में स्ट्रांग है ना, फौज स्ट्रांग है, तो वो टारगेट करते हैं जनाब, इनको करना चाहिए आर्मी को टारगेट, क्योंकि दुश्मन का क्या काम होता है, सबसे मजबूत चीज होती है, टारगेट करो, उसको टारगेट करो। देखें, दरअसल मान साहब का एक प्रॉब्लम है कि मान साहब अपने लीडर्स को पढ़ते नहीं है। जब 99 में इन्होंने धमाके किए ना, तो इनके जो लीडर थे ना एल के अडवाणी साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर ने कहा, पाकिस्तान को पैगाम दिया, उन्होंने कहा बंदे भांजो जनाब, हुन साडे को न्यूक्लियर वेपन है। मैं एक नहीं, मैं 6 रेफरेंस भेज सकता हूं इस चीज के। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, मुझे कंप्लीट कर ले मान साहब जरा। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा अब बैलेंस बदल गया, अब हम पाकिस्तान को बताएंगे। इनके लीडर्स की स्टेटमेंटें निकाल लें। मैंने जो स्टेटमेंट बात की है ना, हमने न्यूक्लियर वेपन को ही इसलिए नहीं बनाया कि हमें शौक है। देखिए, दुनिया में एक मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन प्रेस्टीज के लिए बनाया, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। उनको इमीडिएट थ्रेट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा प्रेस्टीज के लिए, क्योंकि हम ग्रेट ब्रिटेन रहे हैं, क्योंकि हम P5 का हिस्सा रहे हैं, तो हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। भारत की अपना इशू था, चाइना या वट एवर, या पाकिस्तान भी ऑब्वियसली। हमारा मसला भारत था, भारत ने बनाया, तो हमने न्यूक्लियर वेपन भारत के लिए बनाया, हमने किसी और के लिए नहीं बनाया। तो वो बात जो उन्होंने वजीर आजम ने की, सही की है, और वो बात आज से 22 साल पुरानी बात है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात जो कि अहम चीज है समझने के लिए, पाकिस्तान में ये जो मान साहब ने कहा ना कि एक 13 साल की लड़की है, बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह की सोशल प्रैक्टिस जो बंदा करता है, और खासकर जो ये जो माइंड सेट है, मैं इसको डिस्करेज करता हूं। हमें ना वैल्यू सिखाएं, जो वैल्यू गलत है हम उसे गलत मानते हैं। मैं भारत की वैल्यूज बताऊं, यहां पे सर शर्म से झुक जाए। 2-2, 3-3 भाई एक ही खातून से शादी करते हैं। मैं ये बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज कहें तो आपको शो के साथ ही व्हाट्सएप कर देता हूं। ये प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन रहे हैं भारत के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश में ये ट्रेडिशन रहा है कि जनाब 2-2, 3-3 भाई एक ही खातून से शादी करें। ये वैल्यू स्ट्रक्चर हमें ना बताएं। हमें इस्लाम में बेहतरीन चीजें हैं। हाँ, अगर कोई बंदा इंसान नहीं है और वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशन ना हमें बताएं मान साहब के जी वो आपके यहाँ है। अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक सोशल प्रैक्टिस जो मुआशरे के अंदर जिंदा है, मजहब नहीं कहता, मुआशरा सरवाइव करती है मुआशरे के अंदर। और मैंने जैसे कहा, मैं खुद से नहीं, मैंने बहुत पहले ये सुना था, पढ़ा था। अभी मैंने जब मान साहब बात करे तो मैंने गूगल करके स्टोरी भी निकाल ली है सामने। मैं एक तो ये चीज है, और दूसरी बात है, हर मुआशरा ग्रो करता है, इंडिया भी ग्रो कर गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया जो है वो अब बहुत पीछे है। इंडिया, जाहिर बात है, पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं। वहां पे जो इस तरह की प्रैक्टिस थी वो भी डाई डाउन होती जा रही है। जो थी नहीं हो रही, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और जो मान साहब बात कर रहे हैं, वो कश्मीर का चूरन बेचा एस्टैब्लिशमेंट, तुसी फौज नु खुआता, मोटा हो गई, दे ऑलवेज टारगेट दी आर्मी, वो करते हैं टारगेट आर्मी को। इनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में स्ट्रांग है ना, फौज स्ट्रांग है, तो वो टारगेट करते हैं जनाब। इनको करना चाहिए आर्मी को टारगेट, क्योंकि दुश्मन का क्या काम होता है, सबसे मजबूत चीज होती है, टारगेट करो, उसको टारगेट करो। अच्छी बात है। आप दुश्मन का क्या काम है, फौज पाकिस्तान की पढ़ो। क्योंकि फिर वो जारी बात है, फिर वो क्विड प्रो को होता है, बैलेंस करते हैं, हर चीज करते हैं। यही तो इनको ये पता है क्या कहते हैं फखर भाई, भारत का प्रॉब्लम क्या है? भारत का प्रॉब्लम ये है, ये कहता है कि हम ना
मान साहब ने तो एक जवाब दिया, आपको पता है क्या? आपने कहा वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है ना वो आ रहा है, तो उसके पास से मैं इसलिए नहीं आ रहा उसके ऊपर मैं एक वजह से भी नहीं आ रहा, मैंने वो सारी चीजें रखी कि वो क्या कह रहे हैं, वो सारी मैं मान साहब का जवाब देने लगा हूं। सिर्फ मान साहब ने कहा ले आएगा लेटर, देख लेंगे, पढ़ा रहेगा, ये इनका स्टाइल था। वक्त बदल जाता है, बहुत अच्छी चीज है। आज भारत मजबूत है। आज से सिर्फ 15-18 साल पहले चले जाए ना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आता था तो भारत में कंपनी लग जाती थी। अमेरिका बहादुर सी, सीधी सी बात है भाई, अगर कहोगे तो स्टेटमेंटें भी निकाल लेंगे, सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन 15-20 साल में भारत ने अपना कोर्स बदला, मजबूत हुआ, एटीट्यूड बदला, बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं किसी की भी अच्छी चीज हो अप्रिशिएट करो, भले दुश्मनी क्यों ना हो कोई किसी का, अप्रिशिएट, उसको इग्नोर ना करो। एग्जैक्टली इंडिया की भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैं मानता हूं। मैं हर चीज पर टारगेट नहीं करता। मैं चाहता हूं अगर हमें अच्छा सोचना है, आगे की तरफ जाना है, तो हमें कॉमन पॉइंट्स करने हैं। एक बात, आखिरी बात, फिर मैं मान साहब जो मर्जी जवाब दें और इसको बेशक इंक्लूड कर दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं सिस्टम के अंदर जो चाहते हैं कि पेलोकॉसिटी रहे, नफरत डंडा चले, बिकॉज वो उनको फायदा होता है। लेकिन रियासत जो होती है उसका प्रिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं रियासत की बात कर रहा हूं, जिसमें एक गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो रियासत और एंगल से, भारत की सरकार क्या सोच रही है, जिसने इंडिया की मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया है, जिसमें अब मैं इंडियन मिलिट्री पे अगर आप किसी दिन शो रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि किस तरह मोदी साहब ने इंडियन मिलिट्री को पॉलिटिसाइज किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब बिपिन रावत को बता के कहते हैं कि ये हमारे गोल्स हैं और इनको अचीव करना है। वो कहते हैं जी हजूर, सर्जिकल स्ट्राइक करांगे, आप इलेक्शन, हजूर का इकबाल बुलंद हो। बिपिन रावत साहब कह रहे हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जनाब। तो ये जो और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के अंदर बहुत बड़ी आवाजें हैं कि बिपिन रावत को मोदी साहब ने इंडियन मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया। बीजेपी ने सिर्फ अपने पैटी गोल्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है जी, और ये हमें कह रहे हैं हाँ हमारी फौज पॉलिटिसाइज रही है। भाई उनकी गलतियां थी, मैं तो मानता हूं। तो आप भी जरा माने ना, आज मुझे बताएं कि बिपिन रावत जो है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए मोदी साहब। और आपका सवाल अगर पूरा हो गया हो, पहली सियासी ओहदा दिया। मैं आखिरी पॉइंट, सियासी ओहदा है ये। बिपिन रावत साहब का ओहदा मिलिट्री का ओहदा नहीं है, सीडीएस का, ये सियासी ओहदा है, सियासी। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मैंने एक डोर ओके जी मानसिक साहब प्लीज। जी फकर भाई, देखिए ऐसा है कि अब चीमा साहब तो उठ के चल दिया, अब इनको जो बताऊंगा वो सुनेंगे नहीं। नहीं, अभी एक सेकंड में आ रहे हैं, जस्ट मैं ना इनकी जानकारी के लिए इनको 2-3 बातें बताता चलूं। पहले इन्होंने बात करी सेक्रेटरी डिफेंस की बात करी इन्होंने। चीमा साहब गल सुनो जरा। सेक्रेटरी डिफेंस के लिए मैंने कहा था कि उनको कौन सेनेटर क्या लिख के भेजता है, वो क्या लेके आएंगे देख लेंगे। जी आपको कैसे पता वो चिट्ठी लेके ही आएंगे? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? दूसरी बात, जनाब का इकबाल बुलंद हो, सलूट मार के दिखा रहे हैं आप उस मीटिंग में बैठे थे प्रधानमंत्री जी के साथ और सीडीएस के साथ आप मीटिंग में बैठे थे? क्या फेर लगा रहे हो? आप बैठे अपने मुल्क के अंदर बैठे, जैसे आपको लगता है आपका मुल्क चलता है कि आपका वजीर आजम जाके सीओएस को सलूट मारता है, आपको लगता है कि यहाँ पे बिपिन रावत साहब वहां पे जाके सलूट मारते होंगे। और फौज का काम भी तो पॉलिटिकल विल को इंप्लीमेंट करना। और मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने ये वाजे तौर पे कहा है, जो हमारे साबिक एयरफोर्स चीफ है, कि उन्होंने तत्कालीन साबिक प्रधानमंत्री को ये कहा था कि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग इनसाइड पाकिस्तान, परमिट अस। पॉलिटिकल विल नहीं थी, मिलिट्री विल थी, तब भी चाहती थी फौज। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, माथे से पसीना पोंछ लो जरा, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा आएंगे, दोबारा लेके जाएंगे। दंदा कट लो, जिंदियां कटनी अगली बार ना, थोड़ी फौज दंद भी लेके आवांगे ना। और सुनो, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप जब कहते हैं ना कि ये जो हमारा वजीर आजम था उसने एलके आडवाणी जी की बात को रेसिप्रोसिटी में 22 साल पहले कही थी, तो भैया 22 साल पहले अगर कही थी तो एलके आडवाणी ने कौन सा कल कही है? ये बात उतनी पुरानी है, बल्कि उससे ज्यादा ही पुरानी होगी। पर आपको जरूरत महसूस होती है आज 22 साल बाद भी वो बात दोहराने की। ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ये बात आपने कही है, आपने अपने साबिक वजीर आजम को कोट किया है, आपने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा था। अब आप सुनिए, अरे सुनिए साहब, क्या हो जाता है आपको? आपके अपने शो में तो आप सुनते नहीं, फकर के शो में सुनिए जरा आप। मैंने आपकी भी बातें सुनी है, आप
आपने बहुत सारी गलत बातें करी है, बड़े इत्मीनान से सुनिए, आप भी सुनने की जी, कुव्वत रखिए जरा, बिल्कुल ठेंगा मेरी तरफ से भी, सुनिए आप ध्यान से। आप जब कहते हैं कि 22 साल पहले कहा हमारे वजीर आजम, तो अली काडवानी साहब ने कौन सा कल कहा? ये उतनी पुरानी बात होगी चीमा साहब। ये ना ये वर्बोसिटी मत लेके आओ, है ना, ये तनातनी मत लेके आओ डायलॉग के अंदर, ये आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आज भी आप कह रहे हैं कि हालात बदलते देर नहीं लगती, आप बदल लो ना। आपने कौन सा बदल लिया अपने हाथ 72 साल में? माफ करना, आपकी हालात बदतर हुए हैं। 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। आपकी नेट जो है जीडीपी नेगेटिव में है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पाकिस्तानी मेहनत कर करके बाहर से कमा के बेचते हैं, वो आप तेल पे, गंदुम पे, दालों पे, गैस पे, इन अशियाओं पे खर्च देते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री ने, आपके वजीर आजम ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये उनके परसों की स्टेटमेंट आप दोबारा चला के सुनिए। एक एक चीज के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजीर आजम को अभी कोट कर रहा हूं। 4 मिलियन टन आप गंदुम इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्टर हर एक चीज के यार। एक समय आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारी जरखेज जमीन है। जरखेज जमीन है तो साहब आप उसके ऊपर गंदुम उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? दालें उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? आप बात करते हैं हमेशा कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अरे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साहब आप बिछाओगे या चाटोगे, क्या करोगे? जब आपके इंटरनल चैलेंजेस आपसे मीट नहीं हो रहे, आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, आपके जो ममालिक हैं उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, और आप जब बात करते हैं तो आपकी तनातनी से बातें शुरू होती हैं। आपको मैंने जो बात कही उसका यू आर पिकिंग वन लीफ फ्रॉम द ट्री, पूरे पेड़ में से एक पत्ता तोड़ रहे हैं। मैंने कहा तो था कि ले आएंगे, देख लेंगे, वो लाएंगे भी या नहीं लाएंगे, इस बात की आपको कैसे गारंटी है? आपने पैसे दिए क्या सेनेटर को चिट्ठी लिखने के लिए? बताइए, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? ये फजूल की बातें मत किया करो चीमा साहब, आप प्रोफेसर आदमी हैं, आपने बच्चों का, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में, तो थोड़ा जिम्मेवारी से बात कर लिया करो। ये सब अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। I don't want to make sweeping statements against you. ना मैं आपके मुल्क के खिलाफ, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ना आपके इदारे के खिलाफ, ना आपके वजीर आजम के खिलाफ मैं बात कहना चाहता हूं। पर यार, मुर्गियां लो, मुर्गियों से अंडे होंगे, अंडे से फिर मुर्गियां होंगी, फिर उससे, यार ये इकोनॉमी ऐसे चलाएंगे क्या? नहीं, बेंस और कट्टो वाली इकोनॉमी भी आई थी। बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी। बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी।